हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ज्ञान एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति स्टार्ट किया है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास ये बुक जो है ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर जो जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में मैं वही करवाऊंगा। पिछली पुरानी बुक में ये 1.6 एक्सरसाइज है, लेकिन न्यू पैटर्न में ये 1.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोबारा सुन लीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर बताने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, उसके बाद ही समझ में आएगा। देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर रहती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पर ये 2 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 हो गया, या 0.131131 इस तरीके से रिपीट हो रही हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अंदर -1, 0, +1, +2, 0.4, 2/3 ऐसी संख्याएं आती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, सत्य है ये, क्योंकि सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं। इसके अंदर √2 भी आता है, √3 भी आता है, ये सभी आता है, तो ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड पार्ट जो है वो है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। जैसे हमने एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है, जीरो के राइट में, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि राइट में इसके पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, सारी धनात्मक होती हैं, और बाएं हाथ की तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देख लीजिए, मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। अब हमें √m निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि m की वैल्यू पुट करते रहेंगे, जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो m इक्वल टू पहले हम 1 पुट करेंगे, जो कि इसका वर्गमूल 1 ही आ जाएगा। m इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो √2 ही आएगा। m इक्वल टू √3 पुट करेंगे हम तो √3 आएगा, और m इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये असत्य है। m हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 प्राकृतिक संख्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। अब देखिए, इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि अब आपको इसके सॉल्यूशन में क्या करना है कि वास्तविक संख्याएं ऊपर लिखना है और अपरिमेय संख्या नीचे लिखना है। और इसमें बोला क्या गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आती हैं, इसलिए ये असत्य है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं,
तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। दोबारा सुनिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको पूर्णांक पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया है कि पूर्णांक 0 के बाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि 0 जो होता है इसे शून्य पूर्णांक कहा जाता है, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और जितनी भी धनात्मक संख्याएं ये होती हैं प्लस वाली 1 से लेके स्टार्ट होती हैं जो, इन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो चलिए इनका वर्गमूल निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले 1 का वर्गमूल निकालेंगे जो कि 1 आएगा। 2 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। 3 का वर्गमूल निकालेंगे √3 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। देखिए √2 अपरिमेय होता है, √3 अपरिमेय होता है, लेकिन √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, इसे हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, और इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला था, तो हमें क्या लिखना होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। साथ में क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि नहीं होते हैं, तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल दे देंगे 4 का वर्गमूल निकाल के, जो कि 2 आ गया, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था कि परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। बीच में 0 मिड पॉइंट हो जाएगा, इधर 1 प्लस का 1 प्लस 2, इधर -1 और माइनस का 2। इसमें आपको कुछ लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा कि हम लेट क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर मूल बिंदु, जिसे हम ओ जो लिखा 0 हमने लिखा है, इसे ए बोलेंगे। ए से हम इन सब की एक स्केल लीजिए, आप इन सब के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लीजिए। तो मूल बिंदु ए से एक इकाई की दूरी पर एक भुजा का वर्ग मानकर ABCD बनाना पड़ेगा हमें। वर्ग बनाएंगे इधर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इधर भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर। इसे ए कह देंगे, इसे बी कहेंगे, इसे सी और इसे डी, और सबके बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसके बाद करेंगे क्या कि हम देखते हैं कि ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, और एंगल बी जो है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बन रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पिछली क्लासों में पढ़ाई होगा, मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ा साइड होती है, जो कि जिसे हम कर्ण कहते हैं, AC का स्क्वायर करेंगे, वो बाकी दोनों साइड के
स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर के सम के। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा कि ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू ये √2 आ जाएगा ए सी की वैल्यू, क्योंकि ये वर्ग जो है इधर जाके रूट बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको ये सारी मेजरमेंट जो करनी है कि स्केल से करनी है, जो कि मैं बताते जा रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर मेज़र करनी है। अब हमने √2 निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से बिंदु सी पर हम एक लंब डालेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर का ही होगा। इस तरीके से ये आपको स्केल से ही करना है, 1 सेंटीमीटर मेज़र करके, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिंदु ए से मिला देंगे। बिंदु ए से मिलाएंगे तब इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो कि ये 1 सेंटीमीटर और ये √2 आ गई ये वैल्यू इसकी, इस वाली लाइन की। हमें इस लाइन की निकालनी है, तो इसे हम नाम दे देंगे ई। तो ए ई की जब हम वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ई के ऊपर भी हम एक लंब डालेंगे 1 सेंटीमीटर का, और इसका नाम दे देंगे एफ। फिर इसे भी बिंदु ए से जोड़ देंगे, मूल बिंदु ए से। इसका मान आ जाएगा √3 और +1, इसका करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √4। ठीक इसी प्रकार से फिर हम एक और लंब डालेंगे एफ के ऊपर, जिसका नाम दे देंगे जी, और जी को मूल बिंदु ए से मिला देंगे, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू आ जाएगी √5। हमें √5 ही ज्ञात करना था। तब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु ए और जी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे, जो संख्या रेखा पर आपको प्रकार लेना है, प्रकार की नोक इस तरीके से यहाँ रखनी है, और इसे रेडियस मानकर, त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे, जो बिंदु कहीं पे भी कट कर रही होगी, और जिस पॉइंट पे कट कर रही होगी इसे ही √5 कहेंगे। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद।